नमस्कार। वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसमें चैप्टर का नाम जो है हमारा वो है संसाधन और विकास। अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है देखने के बाद तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड अगर आपको किसी तरह का सुधार चाहिए चैनल में या लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पे गलत हैं तो आप उसके लिए कमेंट करिए ताकि हम लोग उस चीज़ को सुधार सकें। चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो जैसा कि हमें अपने चैप्टर के नाम से ही पता है कि आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे संसाधन के बारे में। ठीक है, संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कौन कौन सी हैं हमारे पास, उसका विकास कैसे होता है, संसाधन का प्रकार क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जब हम लोग संसाधन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि संसाधन हम लोग कहते हैं किसको, किसे हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन होता क्या है, ये हमें सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या चीज़ें हैं ना कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित हुई सभी वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में उपस्थित हुई सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग क्या है, जिनका प्रयोग हम प्राणी अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस से करने के लिए होगा, मैंने गलत लिखा हुआ तो आप सुधार लेंगे उसमें। ठीक है, तो क्या कि हम प्राणी जिस भी वस्तु को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं वो क्या होगा, संसाधन होगा। अलग सी बात है कि हम मनुष्यों के लिए अलग कुछ संसाधन अलग होंगे, कुछ जंतुओं के लिए संसाधन कुछ अलग होंगे, लेकिन जो भी जिस चीज़ का उपयोग कर रहा, प्रयोग कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई संसाधन हमारे पास होगी और वो जंतुओं के पास भी होती है। ठीक है चलिए, तो कौन कौन से संसाधन हैं ये थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जैसे संसाधन में क्या क्या आ सकते हैं, पेड़ पौधे हमारे पास संसाधन में आ सकते हैं, जल हमारे संसाधन में आएगा, मृदा हमारे संसाधन में आएगा, जानवर सब हमारे ये क्या बोलते हैं उसको संसाधन में आएंगे, पेट्रोलियम जो होगा वो हमारे संसाधन में आएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमारा कार, ये हमारा संसाधन आएगा। और हमारा क्या संसाधन आएगा, हमारा बुक संसाधन में आएंगे, पेन हमारा संसाधन में आएगा, पेन हमारा संसाधन में आएगा। इसके अलावा क्या संसाधन में आ सकती है, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ कर सकते हैं या उसका कल्पना कर सकते हैं कि हमारी यूज़ की चीज़ें हैं तो हमारा क्या होगा, संसाधन होगा। अब बात करते हैं हम लोग संसाधनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, आप जब बुक देखेंगे, मैं आपको बुक खोल कर के भी दिखा देता हूँ। देखिए इस बुक, ये आपकी ज्योग्राफी क्लास 10th की बुक है। इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है संसाधन का प्रकार, कौन कौन से संसाधन है ये दिया हुआ है। यहाँ पे संसाधन का वर्गीकरण है और इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे अपने बुक में तो यहाँ पे हमें किस किस आधार पे संसाधनों का वितरण किया गया है ये हमें बताया गया है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम थोड़ा डिटेल में, जैसे देखिए संसाधन के जो प्रकार हैं वो हमारे पास हैं। जी, पहला संसाधन क्या, उत्पत्ति के आधार पर हमारा पहला संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद दूसरा संसाधन जो होगा हमारा वह समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये भी डिटेल में बात करें हम लोग। तीसरा जो संसाधन होगा हमारा वो स्वामित्व के आधार पर होगा। तो स्वामित्व के आधार पर तीन तरह के मेनली संसाधन को डिवाइड किया गया। क्या, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, कहने के लिए ये चार हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा जो होगा हमारा होगा राष्ट्रीय संसाधन
और चौथा जो है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, उसके बाद चौथे प्रकार का जो संसाधन है हमारा वो है विकास के स्तर पे। ठीक है, विकास के स्तर पर भी संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। कहने के लिए ये 4 हैं, ठीक है, लेकिन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो 3 ही होगा। तो पहला संभावित संसाधन हो जाएगा, उसके बाद हमारा विकसित संसाधन हो जाएगा, उसके बाद हमारा भंडार हो जाएगा, और हमारा लास्ट वन संचित कोष हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रकार हैं ये संसाधन के हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। देखिए क्या है ना, संसाधनों का वर्गीकरण हमें जानना है। तो संसाधनों के अभी हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकार के संसाधन हैं। तो उसमें से कौन सा पहला देखा हम लोगों ने? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को देखा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोगों ने देखा 2 प्रकार में बांटा गया था, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी 10th की सिलेबस जितना है उतना ही पढ़ना है। बाकी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करके पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या बोलता है ना, पहला क्या चीज़ें हैं कि जैव संसाधन हम लोग कहेंगे किसको? तो क्या होगा, जिसमें जीवन होता है जैव संसाधन कहलाता है। जिसमें जीवन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा जैव संसाधन कहलाता है। तो आप देखिए जितने भी सजीव प्राणी हैं, सजीव हैं और वो हमारे काम के हैं, हमारे लिए संसाधन का काम करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जैव संसाधन हो जाएगा। जैव संसाधन में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे हमारे पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे आ गए। उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद खुद मानव आ जाएगा, मानव आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी जंतुओं का ये जितने भी जानवर हैं हमारे लिए, वो हमारे जैव संसाधन में आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात यही है कि जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है वो क्या आ जाएगा? जैव संसाधन कहलाएंगे। एग्जाम्पल आप अपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे ये उत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा हमारा संसाधन है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हमारा क्या है? अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन में क्या हम लोगों ने देखा कि जिसमें जीवन होता है वो हमारा जैव संसाधन होगा। ठीक है, और दूसरे प्रकार का जो संसाधन है वो हमारा है अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन कहने का मतलब है जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं है, वो क्या होगा? हमारा जैव संसाधन। अगर जीवन होता तो जैव संसाधन होता, और जीवन नहीं है तो हमारा अजैव संसाधन होगा। अब अजैव संसाधन में आ कौन कौन सकते हैं? जैसे हमारे जितने भी पेट्रोलियम वाली चीज़ें हैं, पेट्रोलियम कहने का मतलब है कि जो ईंधन वाली चीज़ें हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन हो जाएगा। हमारा हवा जो है वो अजैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये होती है कि जिसमें प्राण नहीं होता है, अर्थात जिसमें जीवन नहीं होता, जो जिंदा नहीं है, जो मरा हुआ है, जिसमें जान नहीं है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। ठीक है, अब दूसरे आधार पे क्या था? समाप्यता के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था ना। समाप्यता के आधार पे जब हम लोगों को पढ़ना है तो इसके आधार पर भी जो संसाधन है वो 2 प्रकार के संसाधन हैं। वो कौन कौन से प्रकार के संसाधन हैं? तो पहला संसाधन हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, पहला संसाधन क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय के नाम से ही स्पष्ट है, नवीकरणीय का मतलब होता है नया करना। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कह सकते हैं कि जिसका प्रयोग अगर हम लोग एक बार कर चुके हैं और उसके प्रयोग करने के बाद उसको रिफॉर्म किया जा सके, उसको दोबारा किसी तकनीक का प्रयोग करके, उसके भौतिक या रासायनिक प्रयोग करके ये अभिक्रिया करने के बाद या किसी यंत्र के द्वारा उसको दोबारा
बनाया जा सके उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। एक लाइन में सीधी सी बात अगर इसको शॉर्ट में बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे जिस संसाधन को हम लोग एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे नवीकरणीय संसाधन होगा क्या, जैसे हम लोग बात करते हैं आजकल सोलर ऊर्जा का, हम लोग बात करते हैं आजकल सौर ऊर्जा या सोलर ऊर्जा का। तो ये क्या होता है कि अगर एक बार हम लोग सूर्य की रोशनी का प्रयोग करते हैं तो क्या दोबारा उस सूर्य की रोशनी का प्रयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या करेंगे, सोलर को चार्ज कर लेंगे, उससे बैटरी हमारी चार्ज होगी और उसी लाइट के जरिए हम लोग अपने रात में उस लाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पवन ऊर्जा, दूसरा क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा से भी हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। जितने भी मशीनें हैं उसको पवन ऊर्जा के तहत भी चलाया जा सकता है, पवन ऊर्जा से भी चलाया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिन चीज़ों को हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समाप्यता के आधार पे दूसरे संसाधन का। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय से के नाम से स्पष्ट है कि जिसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते या जिसको हम लोग नया नहीं बना सकते दोबारा। ठीक है, तो सॉरी अनवीकरणीय संसाधन जो है इसको बनने में एक बहुत लंबा समय अंतराल लगता है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा नहीं होता कि फटाफट जल्दी से बन जाता है, 2-4 दिन में बन जाएगा, उसके बाद उसको एक बार यूज़ करेंगे फिर दोबारा उसका यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा है कि अनवीकरणीय संसाधन को बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कोई तकनीक हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन का प्रयोग अगर हम लोग एक बार कर लेते हैं तो उसका दोबारा हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है तो यहाँ से आप लोग अपने नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन जो है एक बार उसको जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो स्वतः नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब उसको हम लोग एक बार प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाता है, स्वतः नष्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल जो होगा, हमारे पास जो पेट्रोलियम होगी, पेट्रोलियम वाली चीज़ें जो होंगी वो हमारा क्या होगा, एक बार में ख़त्म हो जाए। जैसे हम लोग पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो क्या जो पेट्रोल आज जल गया वो पेट्रोल दोबारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग गाड़ी में डीजल डालते हैं तो जितने डीजल का गाड़ी चल चुका है, जितना जितना डीजल गाड़ी में जल चुका है, क्या उसका प्रयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कोयले को एक बार जब हम लोग जला देंगे तो क्या उसको दोबारा हम लोग जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन का सीधा सा मतलब है कि जिसका प्रयोग हम लोग एक बार कर लेते हैं तो उसका प्रयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन का, सॉरी स्वामित्व के आधार पे संसाधन का। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। ठीक है, तो अब हम लोग कौन किसका मालिक है इसके बारे में पढ़ेंगे, किस संसाधन पे किसका अधिकार होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, पहला हमारा संसाधन स्वामित्व के आधार पे जो पहला संसाधन बनता है वो बनता है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, आप लोग डिफिनेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला जो संसाधन हमारा बनता है वो बनता है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन हम लोग कहेंगे किसको, ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन कहने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जिन संसाधनों का स्वामित्व या अधिकार निजी व्यक्तियों के पास होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस संसाधन का हक
किसी निजी व्यक्ति के पास होगा, उसका अधिकार किसी निजी व्यक्ति के पास होगा, ऐसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा कि बहुत सारे किसानों के पास क्या होता है कि सरकार की दी हुई जमीन होती है। ठीक है, आप लोग सीधा सा बात जानते होंगे कि सरकार जब किसी के पास अपनी जमीन होती है उसका एक रसीद कटता है ना, तो वो जो क्या होता है कि उस जमीन के बदले सरकार को टैक्स दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई जमीन होती है, उन जमीनों के बदले क्या होता है कि जो किसान हैं वो सरकार को एक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद बहुत सारे लोगों के पास अपना निजी कुआं होता है, निजी तालाब होता है, और बहुत सारे लोगों के पास निजी पार्क होता है। अलग की बात है कि ये तीनों चीज़ें जो है वो सार्वजनिक भी हो सकती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कुआं, तालाब और पार्क, ये तीनों चीज़ें सार्वजनिक भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बाद ये निजी स्वामित्व में भी होती है। तो सिंपल सा बात है कि जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उस संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। चलिए अब बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जो दूसरा संसाधन होगा हमारा वो होता है सामुदायिक स्वामित्व वाले अधिकार, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या होता है, इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो सामुदायिक कहने का मतलब है कि पूरा एक समाज का वो होगा, या किसी एक समुदाय का होगा, या सभी समुदायों का होगा। किसी समुदाय का जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा। सामुदायिक कहने का मतलब है कि वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन समाज और समुदाय के वे सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई सामुदायिक संसाधन है तो उस पे किसी समाज के, किसी समुदाय के उन सभी लोगों का अधिकार होगा जो उसमें रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा और उसको हम लोग सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन बोलेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है तो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा, और समाज के हर व्यक्ति का अधिकार उस पर है तो वो हमारा सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन होगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने बताया था कि तालाब जो है वो सामुदायिक भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई निजी व्यक्ति अपने खर्च पे तालाब का निर्माण करवाता है तो वो उसका निजी तालाब होगा। ठीक है, लेकिन समाज के लोग मिलकर के या सरकारी तालाब उस पे बनाया जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सामुदायिक तालाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शमशान आप लोग समझते हैं। तो शमशान जो है किसी निजी व्यक्ति का नहीं होता है, वो जब भी होगा तो किसी समाज का, किसी समुदाय का होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वहाँ पे भी बोला हुआ था कि पार्क जो है वो सामुदायिक भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि पार्क जो है वो सामुदायिक भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ये स्वामित्व के आधार पे जो तीसरा संसाधन होगा हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन है क्या, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि ऐसे संसाधन जिस पे किसी देश का अधिकार है। ठीक है, मान के चलते भारत में ही बात करते हैं कि ऐसे संसाधन जिस पे किसी देश का अधिकार होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। मतलब पूरे राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि देश के उन सभी नागरिकों का उस पर अधिकार होगा कि जो उस देश में रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन जो है वो सरकार अपने लिए नहीं करती है, वो राष्ट्र के लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। जैसे राष्ट्रीय संसाधन में हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रेनें जो हैं
जो सरकारी ट्रेनें चल रही हैं वो सारे जो हो जाएंगी वो राष्ट्रीय संसाधन होगा। और राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब ये तो नहीं कि हम उसका प्रयोग नहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारे प्रयोग के लिए ही वो राष्ट्रीय संसाधन रखती हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हो गया कि राष्ट्रीय संसाधन देश के उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है जो उस देश में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देश के सरकार के पास एक अधिकार होता है। वो अधिकार क्या होता है कि वो किसी भी निजी संसाधनों का भी अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, ये अधिग्रहण क्यों होगा इस पे बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास अपना निजी भूमि है। ठीक है, अपना निजी भूमि है हमारे पास। ठीक है, उस पे हम खुदाई कर रहे हैं और वहां पे खुदाई करते करते वहां पे कोई पेट्रोलियम हमें मिल गया। ठीक है, या कोई केमिकल हमें मिल जाता है, या फिर किसी तरह के जो संसाधन है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मान के चले वहां पे हमें कोयला मिल गया। ठीक है, जब हम अपनी भूमि की खुदाई कर रहे हैं और वहां पे हमें कोयला मिल गया, तो सरकार क्या करेगी कि उस भूमि को अधिग्रहण कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी और उसके बदले में हमें कुछ मुआवजा मिल जाता है। लेकिन वो जो चीज़ें होंगी वो सरकार अपने अंदर ले लेगी। तो इसी को बोलते हैं अधिग्रहण करना। तो ये सरकार के पास अधिकार है कि सरकार जिस भूमि को चाहती है कि ये हमारे यूज़ का है तो उसको सरकार अपने पास ले सकती है। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि आप लोग देखते हैं कि ट्रेन का जो ट्रैक गुजरता है वो एक सीधा रेखा में गुजरता है, तो वो जिस लाइन पे जाएगा वहाँ पे अगर किसी की निजी भूमि भी है तो उस निजी भूमि को सरकार अधिग्रहण करेगी, वो अपने अंदर लेगी और उसके बदले में उस व्यक्ति को उस भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। तो सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है। अब कौन कौन सी चीज़ों को कर सकती है, तो अगर हम लोग अपना पेड़ पौधा लगा करके छोटा सा वन बनाया हो तो उसका ये अधिग्रहण कर सकती है, जन संसाधन का अधिग्रहण कर सकती है, निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका अधिग्रहण सरकार कर सकती है। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे स्वामित्व के आधार पे जो 4 संसाधन होते थे उसका लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम लोग किसको कहते हैं ये बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होगा उस पे संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। कोई एक देश नहीं कह सकता है कि इस अधिकार पे हमारा इस संसाधन पे हमारा अपना अधिकार है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कोई चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ हैं, तो कोई संसाधन है तो वो संसाधन जो होगा वो संपूर्ण विश्व का होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया जब देश की सीमाएं अलग अलग होती हैं तो हमारी सीमा के अंदर अगर कुछ मिलता है तो वो तो हमारा होगा। सही है कि आपके देश के सीमा के अंदर कुछ मिलता है तो वो आपका होगा। तो कहने का मतलब है कि देश में समुद्र ये वर्ल्ड में तो समुद्र भी हैं, विश्व में समुद्र भी हैं, तो समुद्र में आपकी सीमा कहाँ तक होगी, क्योंकि समुद्र तो किसी का है नहीं, तो समुद्र में आपकी सीमा कहाँ तक होगी। तो आपकी जो तटीय सीमा होगी, आपकी जो जलीय सीमा होगी, आपके देश की जो जलीय सीमा होगा, उस जलीय सीमा से लेकर के 200 मील 200 मील तक की जो दूरी होगी वहां तक में अगर कुछ मिलता है तो वो संसाधन आपका होगा। आपकी ध्यान से सुनिएगा, आपके देश की तटीय सीमा से 200 मील की दूरी तक कुछ मिलता है समुद्र में तो वो आपका होगा। लेकिन उसके बाद अगर कुछ मिलता है और वहाँ पे किसी देश का तटीय सीमा नहीं है तो वो जो संसाधन होगा वो संपूर्ण विश्व का होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो हम लोग नेक्स्ट जो भी अपलोड करेंगे, जो भी चीज़ें देंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
ठीक है। और ये वीडियो का पार्ट 1 था। अब इसके आगे जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।